हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। 7 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, आशीष क्लासेस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो भी इसका पीडीएफ तो खैर पेड कोर्स में मिलता है। बाकी जो भी वीडियो, जैसे कि रीट के लिए वीडियो चल रहे हैं या हमारा क्विज चल रहा है एसएससी बैंक के लिए, तो उन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। साथ ही आप आशीष व्लॉग्स चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। कल ही मैंने एक क्रिकेट व्लॉग वहाँ पे अपलोड किया था, वो सब आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे आप काफ़ी सारा मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो यहाँ बात करें इस एप्लीकेशन की, तो ग्रामर का एक बैच उपलब्ध है, 0 to एडवांस लेवल की ग्रामर। और ये ग्रामर का बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, किस तरीके से ग्रामर पढ़ी जानी चाहिए, किस तरीके से आपने अब तक पढ़ा है और क्या हमारी सही अप्रोच होनी चाहिए थी। साथ में आप वर्ड्स भी याद कर पाएंगे और वर्ड्स के लिए एकदम सही अप्रोच क्या है वो आप सीख पाएंगे। साथ ही यहाँ पे एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच भी है, जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। जहाँ पे आपके कन्फ्यूजन जो होते हैं किसी भी ट्रांसलेशन को लेकर, वो दूर होंगे, तो वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही ये वाला जो बैच है, जो अभी आज से हम स्टार्ट करेंगे, आशीष क्लासेस इंग्लिश जो एप्लीकेशन है, ये दूसरा एप्लीकेशन है। इसको सीधा प्ले स्टोर से सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको 50,000 प्लस डाउनलोड्स नजर आएंगे। तो ये आप डाउनलोड करके रखें। यहाँ आपको एडिटोरियल के बैचेस मिलते हैं। इन एडिटोरियल के बैचेस में 2 एडिटोरियल पर डे आपको मिलेंगे। 75 डेज का हमारा प्रोग्राम होता है। 75 × 2 150 एडिटोरियल्स मिलते हैं, जिनमें से एक एडिटोरियल तो वही होता है जो YouTube पर आप शाम 5 बजे देखते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ जल्दी मिल जाता है एडिटोरियल, साथ में इसका PDF मिलता है। PDF YouTube पर नहीं मिलता है। दूसरा एडिटोरियल जो पेड कोर्स में मिलता है वो लेट नाइट मिल जाता है, 11-12 बजे के करीब, और उसका भी PDF आपको मिल जाएगा। तो 2 एडिटोरियल्स पर डे आप पढ़ पाएंगे। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच भी है। इस बैच की खास बात है कि यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं या आगे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो सब के सब आपको मिलेंगे न्यूज़पेपर से बनाकर। ठीक है, न्यूज़पेपर से ही बनाकर काफ़ी मेहनत के बाद एक तैयार होता है क्लोज टेस्ट या पैराजंबल, वो आपको प्रोवाइड करवा जाएगा विद एक्सप्लेनेशन विद PDF। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। और उससे पहले हम देखते हैं कि कौन से वर्ड्स आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। सबसे पहला वर्ड आप सीखेंगे फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, एंटिसिपेट करना, भविष्यवाणी करने को बोलते हैं, पूर्वानुमान लगाने को बोलते हैं। फोरटोल्ड इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे फोरटोल्ड मिलेगा आपको एडिटोरियल में। दूसरा वर्ड है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब माल ट्रीटमेंट होता है, दुर्व्यवहार को बोलते हैं, अत्याचार, सप्रेशन को बोलते हैं, रिप्रेशन को बोलते हैं, दमन को बोलते हैं। फिर तीसरा मिलेगा टेन्यूअस। टेन्यूअस का मतलब वीक है, फ्लिमजी है, शेकी है, कमजोर है, या जो इनसब्सटेंशियल है, जिसका कोई आधार नहीं है, आधारहीन है, उसे कहते हैं टेन्यूअस। नंबर 4 पे आपको एक फ्रेज मिलेगी, फ्रेजल वर्ब कह सकते हैं इसको आप। तो ये फ्रेजल वर्ब जो आपको मिलेगी, इसका मतलब है बर्डन, कोज, प्रॉब्लम्स फॉर। ठीक है, कहने का मतलब किसी के लिए समस्याएं खड़ी कर देना हो सकता है या किसी पर बर्डन डाल देना हो सकता है, वे ऑन। नंबर 5 है क्लिंग। क्लिंग का मतलब एक तो होता है चिपकना, इसकी सेकंड फॉर्म क्लंग होती है, थर्ड फॉर्म भी क्लंग होती है। ठीक है, चिपकना कह सकते हो, या फिर किसी विश्वास के साथ लगातार आप जारी रहें, टू कंटिन्यू टू बिलीव समथिंग, किसी चीज पर विश्वास करना, कंटिन्यू रखें, उसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद मिलेगा ओवरथ्रो। ये तो काफी बार आपने देखा होगा। ब्रिंग डाउन या अनसीट, कोई गवर्नमेंट है उसको हटा देना, उसको अपदस्थ कर देना, ओवरथ्रो कहलाता है। फिर है स्पेल। स्पेल का मतलब है पीरियड, समयावधि को बोलते हैं। फिर है प्लेड। प्लेड का मतलब है एंट्रीट, बैग, बिसीच, रिक्वेस्ट, मतलब निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। डिस्पोजल मतलब सेटलमेंट, निपटारा, या फिर किसी चीज से गेट रिड ऑफ होना भी होता है, छुटकारा पाना भी होता है। परवर्सली जो है, इसका मतलब रोंगली या अनएक्सपेक्टेडली, कि ऐसे तरीके से व्यवहार करना कि जो आपसे अनएक्सपेक्टेड हो, आपसे ऐसा आशा नहीं की गई हो, है ना, गलत तरीके से, तो उसको बोलते हैं परवर्सली। और इसके बाद में वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल, डेलेटेरियस, इंजूरियस, हानिकारक को बोलते हैं। डेट्रीमेंटल के बारे में एक बात बता दूं आपको मैं कि 2 लगता है इसके साथ में, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनकार्सरेशन है। इनकार्सरेशन का इम्प्रिजनमेंट, कस्टडी, कारावास, कैद, जेल, इसको बोलते हैं। और एमोल्यूमेंट। एमोल्यूमेंट का मतलब भुगतान होता है, पेमेंट फॉर वर्क इन द फॉर्म ऑफ मनी और समथिंग एल्स ऑफ वैल्यू, मतलब या तो पैसों के रूप में भुगतान, या फिर पैसों, जितना पैसा मिलना चाहिए उसके बराबर कोई वस्तु देकर आपको भुगतान किया जाए, उसको एमोल्यूमेंट बोलते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो 13 वर्ड्स मैंने निकाले हैं और काफी सारे हो सकते हैं आपके लिए, तो आप पेन नोटबुक लेकर तैयार रहें।
एंड तक सेशन को देखना है आपको। और यहाँ जो नए स्टूडेंटों को बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नई अप्रोच के साथ इंग्लिश सीखने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर आप सीखेंगे कि आपको सब्जेक्ट अलग से निकाल कर दिया गया है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी अप्लाई होगी वो मैं बताऊंगा, साथ में ट्रांसलेशन तो खैर होता ही होता है यहाँ पे, साथ में आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से आपको रटने की जरूरत नहीं है, कैसे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप समझ सकते हैं वो सीखने को मिलेगा। आप वोकैब भी सीखेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें मतलब सीखने को मिलेंगी। एक एडिटोरियल मात्र से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि अगर आपने एडिटोरियल रेगुलर रखा तो निश्चित रूप से आपको इंग्लिश के लिए किसी अलग टेक्स्ट बुक, किसी अन्य ग्रामर बुक की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। सब कुछ यहाँ पर आप सीख जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिएगा और जरूर से शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर करके जाएं। अ डेथ फोरटोल्ड, तो एक ऐसी मृत्यु के बारे में बात है जो कि पहले से बता दी गई थी। फोरटेल की ये थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कह सकते हो आप, तो ये थर्ड फॉर्म है। खैर, तो फोरटोल्ड, फोरटेल का मतलब प्रेडिक्ट करना बताया था मैंने आपको, एंटिसिपेट करना होता है, पहले से भविष्यवाणी कर देना, पहले से बता देना, उसको बोलते हैं फोरटेल। तो एक ऐसी मृत्यु जिसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। ये आर्टिकल किस बारे में है? ये फादर स्टैन स्वामी हैं, उनके डिमाइज के बारे में आर्टिकल है। और इसमें अगर आपको टोन की बात करें तो कमिसरेटिंग टोन कह सकते हो, कमिसरेटिंग टोन कह सकते हो कि सिंपैथी है पूरी लेखक की फादर स्टैन स्वामी के साथ कि उनकी जो मृत्यु हुई है इसको टाला जा सकता था। ठीक है, वैसे वृद्ध थे लेकिन फिर भी जो क्रूर यातनाएं इनको दी गई, जो सरकार का रवैया सामने आया, वो ठीक नहीं था। तो दो तरह की टोन कह सकता हूं। अगर फादर स्टैन स्वामी को लेकर बात करें तो कमिसरेटिंग सिंपैथी है पूरी लेखक की, और अगर गवर्नमेंट को लेकर या जो भी सिस्टम है उसको लेकर बात करें तो लेखक यहां पे असर्बिक नजर आएगा आपको। बिल्कुल कड़वाहट है, बिटरनेस है दिमाग में लेखक के लिखते समय, सिस्टम के प्रति, प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति। ठीक है, अब ये है क्या केस? इसमें फादर स्टैन स्वामी जो हैं ये एक कैथोलिक, रोमन कैथोलिक पृष्ठ थे और 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनको क्या किया गया कि भाई ये आदिवासियों के कोज के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने पूरे जीवन अपने सेवा में लगा दिया। अब इनको गलत चार्जेस लगाकर, मतलब कुछ ऐसा इनसब्सटेंशियल चार्जेस लगाकर जिन्हें कोई आधार नहीं था, वो चार्जेस लगाकर इनको जेल में डाल दिया गया। इनका खराब स्वास्थ्य के कारण इन्होंने अपील की कि भाई मुझे आप जेल से बाहर निकाल दो, मुझे जमानत है, तो जमानत नहीं दी गई। तो इस सब के बारे में है, तो जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है। इसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है, तो पूरा विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, देयर इज अ पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन। तो देयर से जब स्टार्ट होता है सेंटेंस तो पता ही है आपको कि हम क्या करते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं। इन्वर्जन में देखो इज है वो वर्ब है और अ पैटर्न है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो अ पैटर्न की वर्ब है वो इज है। ठीक है, तो कह रहा है एक पैटर्न नजर आया है, किसका? इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब क्या बताया मैंने? दमन कह सकते हो। ऑपरेशन का मतलब रिप्रेशन, सप्रेशन, ये सब कह सकते हो। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है संस्थागत, कहने का मतलब सिस्टम संबंधी। ठीक है, तो सिस्टम का यहां पे एक दमन का रवैया सामने आया है। किसके पीछे? बिहाइंड द डिमाइज ऑफ फादर स्टैन स्वामी। जो ये पिंक कलर में दे रखा है ना, ये सारे हो सकता है कि ऐसे वर्ड्स हों जो मैंने पीडीएफ में मेंशन नहीं किए हैं और हमने पहले काफी बार डिस्कस कर लिए हैं, तो आप अलग से नोट कर लीजिएगा। डिमाइज का मतलब होता है डेथ, जो कि एक नाउन है। तो फादर स्टैन स्वामी की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे इंस्टीट्यूशनल डिमाइज, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन का पैटर्न है वो सामने आता है, इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन का एक तरीका सामने आता है। समझ रहे हो भाई? इनकी मृत्यु क्यों हुई? तो यहाँ पे जो सिस्टम है उसने जो दमन किया है, उसने जो सही तरीके से रवैया नहीं दिखाया है, वो चीज सामने आती है, इसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इट वॉज अ डेथ, इट की वर्ब वॉज है, तो ये एक मृत्यु थी। डेथ यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि ए आर्टिकल दे रखा है यहाँ पे, तो आर्टिकल के बाद जो शब्द होता है वो जनरली नाउन होता है। तो इट वॉज अ डेथ, ये एक ऐसी मृत्यु थी। हिज वेल विशर्स फियर्ड, जो उनके शुभ चिंतक, वेल विशर का मतलब शुभ चिंतक, जो उनके शुभ चिंतकों को डर था, वुड हैपन की ये जो डेथ है वो होगी। एंड वन ही हैड एंटिसिपेटेड, और ये एक ऐसी मृत्यु थी, ये मृत्यु के लिए वन आ गया, जो उन्होंने भी एंटिसिपेट किया था, उन्होंने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। एंटिसिपेट का मतलब वही फोरटेल कह सकते हो, प्रेडिक्ट कह सकते हो, पूर्वानुमान लगाना होता है। इट की वर्ब वॉज है, फिर इसके बाद में हिज वेल विशर्स की वर्ब फियर्ड है, और ये जो डेथ है इसकी वर्ब, ये डेथ भी यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, इसकी वर्ब वुड हैपन है। ठीक है, और ये वुड जब लगाते हैं इसका मतलब आप मान के चलें कि आप कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये एक ऐसी मृत्यु थी
जो कि उनके वेलविशर्स को डर था कि ये मृत्यु तो होगी, और ये एक ऐसी मृत्यु थी जो उन्होंने भी एंटिसिपेट किया था। ये ही किसके लिए आ रहा? फादर स्टैन स्वामी के लिए। इनकी वर्ब है वो हैड एंटिसिपेटेड है। ठीक है, सिंपल सा वाक्य तो समझ में आ गया होगा। फादर स्टैन स्वामी एन 84 ईयर ओल्ड जेजुइस्ट प्रिस्ट। ये जेजुइस्ट प्रिस्ट जो है, जेजुइट का मतलब होता है जो एक रोमन कैथोलिक प्रिस्ट हो, जो जीसस एक सोसाइटी है, मतलब एक 1540 के अंदर एक सोसाइटी बनी थी, फाउंड हुई थी, उसके जो प्रिस्ट हैं उसको बोलते हैं जेसुइस्ट प्रिस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई फादर स्टैन स्वामी जो कि 84 वर्षीय रोमन कैथोलिक प्रिस्ट थे, ये तो इनका परिचय हो गया। नॉन फॉर हिज सर्विस, इनको जाना जाता था किसके लिए? उनकी सेवा के लिए, एन एक्टिविज्म और उनकी सक्रियता के लिए, इन द कोज ऑफ आदिवासीज, आदिवासीज के लिए काम करते थे। इन द कोज ऑफ का मतलब इनके लिए ये काम करते थे, समझ रहे हो। एंड डाइड, देखो यहां तक इनका परिचय हुआ है। ये एक रोमन कैथोलिक प्रिस्ट थे, 84 वर्ष इनकी उम्र थी। इनको जानते थे लोग किसके लिए? इनके सर्विस और एक्टिविज्म के लिए। किस लिए? आदिवासी के जो कोज हैं उनके लिए, उन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया। डाइड 9 months इनटू हिज अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट ऑन टेन्यूअस चार्जेस। तो डाइड, वो मर गए 9 months इनटू हिज अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट। तो इन्होंने 9 महीने बिताए अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट। अनजस्ट का मतलब अनुचित है, इम्प्रॉपर है, बिल्कुल अन्यायपूर्ण तरीके। जस्ट जो होता है वो न्यायपूर्ण होता है, अनजस्ट का अन्यायपूर्ण, अनुपयुक्त कह सकते हो। तो अन्यायपूर्ण तरीके से जो इनको इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, इनको जो जेल हुई थी, और किस आधार पर? ऐसे आरोपों के आधार पर जो टेन्यूअस हो। टेन्यूअस का मतलब हमने पढ़ा था, वीक होता है, फ्लिमजी होता है, शेकी होता है, कमजोर कह सकते हो, या फिर आधारहीन कह सकते हो, समझ रहे हो। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। फादर स्टैन स्वामी सब्जेक्ट है, इनकी वर्ब है वो डाइट है। तो फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु हो गई 9 months इनटू हिज अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट ऑन टेन्यूअस चार्जेस। 9 महीने यहां पे ये अनजस्ट इम्प्रिजनमेंट में रहे, और किस आधार पर? इन टेन्यूअस चार्जेस के आधार पर। ठीक है, अ डेथ दैट वॉज सिंपली अलाउड, एक ऐसी मृत्यु जिसको बिल्कुल सामान्य तरीके से अलाउ कर दिया गया, टू हैपन, घटित होने के लिए, डेस्पाइट, इसके बावजूद। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगता है। ये काफी दिनों से जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं उनको तो पता है। डेस्पाइट के स्थान पे आप लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट में ऑफ लगता है, डेस्पाइट में नहीं लगता है। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, याद रखिएगा। तो इसके बावजूद कि बीइंग फोरटोल्ड, कि भाई डेस्पाइट जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का प्रभाव देखो कि आईएनजी लग रहा है। प्रेपोजिशन के बाद में जब वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म में लगती है, क्योंकि आपको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और जब वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन बनेगा। तो इसके बावजूद कि ये पहले ही बता दिया गया था, बाई हिज डिटीरियोरेटिंग हेल्थ, किसके द्वारा? उनकी उस स्वास्थ्य के द्वारा जो डिटीरियोरेटिंग था। डिटीरियोरेट का मतलब होता है वर्सन होना, कमजोर होता जाना, है ना, या खराब होता जाना। तो जो उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था जेल में, उससे पहले ही पता लग गया था कि वो मरने वाले हैं, उसके बावजूद। ठीक है, तो ये जो डेथ है, फिर समझना, एक डेथ सिंपली अलाउ कर दी गई, ये पैसिव वॉइस हो गया, है ना, वॉज सिंपली अलाउड। तो वो डेथ, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब जो है वो, ये मतलब एंटेसिडेंट को कनेक्ट करता है, तो अ डेथ से संबंध है, इसकी वर्ब यहाँ पे वॉज अलाउड हो गई। तो वो डेथ जिसको कि अलाउ कर दिया गया सिंपल तरीके से हैपन होने के लिए, उसके बावजूद कि पहले ही बता दिया गया था उनके खराब होते स्वास्थ्य के द्वारा जेल में। तो ये जो डेथ है, अब डेथ की वर्ब यहाँ पे विल वे ऑन। वे ऑन का मतलब क्या था? असर डालना। ठीक है, वे ऑन का मतलब बर्डन डालना, कोज प्रॉब्लम्स फॉर समवन, समस्याएं खड़ी करना। तो ये जो डेथ है वो बर्डन डालेगा, मुसीबत लेकर आएगा। द कंट्रीज कलेक्टिव कॉन्साइंस फॉर लॉन्ग, किसके लिए? देश की कलेक्टिव कॉन्साइंस का मतलब होता है शेयर्ड बिलीफ, मतलब जो लोग विश्वास करते हैं पूरे, सभी मतलब सभी जो लोग हैं देश के, वो जिस प्रकार का बिलीफ शेयर करते हैं, जिस प्रकार के विश्वास और मत के साथ वो रहते हैं, है ना, आप इसको सामूहिक अंतर चेतना भी कह सकते हो, है ना। तो इसको काफ़ी समय तक ये प्रभावित करेगा। फॉर लॉन्ग का मतलब काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित करेगा। तो आपको समझने वाली बात थी कि अ डेथ की वर्ब तो यहाँ पे विल वे ऑन है। फिर इसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो डेथ से संबंध था, इसकी वर्ब वॉज अलाउड है, पैसिव वॉइस सिंपली यहाँ पे एडवर्ब है। डिस्पाइट एक प्रिपरेशन, इसका मतलब के बावजूद होता है। डिटीरियोरेटिंग एक यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में, इसका मतलब वर्सनिंग है। फिर यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्साइंस है, इसका मतलब शेयर्ड बिलीफ है, मतलब लोग जो बिलीफ शेयर करते हैं, साझा करते हैं, उसको बोलते हैं। या फिर आप इसको सामूहिक अंतर चेतना कह सकते हो, सामूहिक अंतर्धारणा कह सकते हो। तो लोग, जो देश के लोग हैं, वो जिस प्रकार की भावना, जिस प्रकार की धारणा के साथ जीते हैं, उस चीज को ये प्रभावित करेगा काफी लंबे समय तक। हिज एज एंड फ्रेल्टी,
उनकी जो आयु है, अनफ्रेलिटी का मतलब कमजोरी, वीकनेस लिख लीजिएगा, उनकी जो आयु है और वीकनेस है, ड्रू नो सिंपैथी, ड्रू जो है वो ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, उनसे भी उनको कोई सहानुभूति नहीं मिली। भी कई बार क्या होता है कि वृद्ध व्यक्ति है, दया आ ही जाती है, सहानुभूति बन ही जाती है, नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन उनकी एज के कारण भी सहानुभूति नहीं जगी, उनका जो खराब स्वास्थ्य था, कमजोरी थी, उसके कारण भी सहानुभूति नहीं जगी। किससे? ना तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से, है ना। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का मतलब हो गया जिन्होंने इनके खिलाफ केस कर रखा था। प्रोसिक्यूट का मतलब प्रोसिक्यूटर होता है, वकील होता है। प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा दायर करना होता है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जिन्होंने मुकदमा दायर कर रखा था उसके, और ना ही ट्रायल कोर्ट, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, ना तो वकीलों को इनका इसका समझ में आया, और ना ही मतलब ट्रायल कोर्ट जहां पर इनके मामलों की सुनवाई चल रही थी, मुकदमा चल रहा था, ना ही उससे ये चीजें समझ में आई, ना सिंपैथी जगी। इधर के साथ और लगता है, मैंने ना ही इसलिए पढ़ा क्योंकि नेगेटिव दे रखा है ऑलरेडी, इस कारण से। अगर नेगेटिव नहीं होता तो यहां पे नीदर नोर लगाना पड़ता। विच क्लंग टू, अब विच आ रहा है किसके लिए? रिलेटिव प्रोनाउन है तो ट्रायल कोर्ट, वो ट्रायल कोर्ट जो चिपका रहा। क्लंग, ये क्लिंग की सेकंड फॉर्म यहां पे है। क्लिंग का मतलब क्या था? चिपकना, या फिर किसी भी एक बिलीफ के साथ कंटिन्यू करना। तो जिसने कंटिन्यू क्या किया? द स्टेट नरेटिव, स्टेट का मतलब सरकार कह सकते हो, नरेटिव का मतलब कथानक, पूरी कहानी कह सकते हो, ऑफ देयर बीइंग ग्राउंड्स। तो एक जो राज्य या सरकार की जो कहानी थी, उन सरकार ने कहा था कि भाई आधार है। ग्राउंड एक तो मैदान होता है, ग्राउंड्स का मतलब होता है बेसिस, आधार, कि आधार है विश्वास करने का, दैट ही वॉज पार्ट ऑफ ए माओइस्ट प्लॉट। प्लॉट का मतलब षड्यंत्र होता है, प्लॉट की जगह आप कॉन्स्पिरेसी लिख सकते हो, ठीक है। तो सरकार ये कहती रही है कि ऐसे आधार हैं, ऐसे सबूत हैं विश्वास करने के लिए कि वो हिस्सा थे एक माओवादी षड्यंत्र का, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। और षड्यंत्र किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ। किस लिए? ब्रिंग डाउन करने के लिए, सरकार को रिमूव करने के लिए, सरकार को अपदस्थ करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो यहां पे उनकी एज और उनकी कमजोरी जो है उससे उनको सहानुभूति नहीं मिली, ना ही तो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी से मिली, ना ही ट्रायल कोर्ट से मिली। और ट्रायल कोर्ट के बारे में बात की गई, ट्रायल कोर्ट जो है वो चिपका रहा, वो इसी विश्वास के साथ कंटिन्यू करता रहा कि किसका विश्वास? कि जो सरकार ने कहानी सुनाई थी उस विश्वास के साथ। सरकार की कहानी क्या थी? सरकार ने कहा था कि भाई ऐसे सबूत हैं कि इससे विश्वास किया जा सकता है कि जो ये जो स्वामी यहाँ पे फादर हैं, ये यहाँ पे माओइस्ट प्लॉट का हिस्सा थे। और माओइस्ट प्लॉट किसके लिए किया गया था? सरकार को अपदस्थ करने के लिए। डेस्पाइट बीइंग अ फिट केस फॉर बेल, फिर देखो डेस्पाइट आ गया, प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी आ रहा है। इसके बावजूद कि ये एक बिल्कुल उपयुक्त केस था, फिट का मतलब प्रॉपर, उपयुक्त, बेल मतलब जमानत के लिए, इस चीज के बावजूद कि भी इस केस में जमानत हो सकती थी। ही वॉज डिनाइड बेल, लेकिन उनको जमानत से इनकार कर दिया गया। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। मेनली ड्यू टू द स्टैट्यूटरी बार, किस कारण से? मुख्यतया, ड्यू टू मतलब के कारण, स्टैट्यूटरी का मतलब वैधानिक होता है, बार का मतलब प्रतिबंध होता है। तो मुख्यतया किस कारण से? संवैधानिक प्रतिबंधक के कारण, ऑन बेल। और संवैधानिक प्रतिबंध किस पर लगा था? जमानत पर। और किसके तहत? एंटी टेररिज्म लॉ के तहत। ये एक एंटी टेररिज्म कानून है, इसके तहत इन्वोक्ड अगेंस्ट हिम, जो उनके खिलाफ यूज किया गया। इन्वोक का मतलब यहां पे यूज करना है। तो कभी आप कोई भी कानून यूज करें किसी के खिलाफ तो आप उसको इन्वोक करते हैं, ठीक है। फिर समझ लीजिए, तो इसके बावजूद कि ये बिल्कुल फिट केस था बेल के लिए, उनको इनकार कर दिया गया। कारण क्या था? कारण था वैधानिक, मतलब लीगली, ये स्टैट्यूटरी का मतलब लीगली होता है, बार का मतलब प्रतिबंध, कि लीगली प्रोहिबिशन था किस पर? जमानत पर, कि आप कानूनी तौर पर जमानत नहीं दे सकते, प्रतिबंध था। और किसके तहत जमानत क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि इनके खिलाफ जो यहाँ पे कानून यूज किया गया था ना, उसमें जमानत होती नहीं है। और उस कानून का नाम था एंटी टेररिज्म लॉ। इन्वोक का मतलब यूज करना है, अंडर का मतलब इसके तहत, ठीक है। द बेस्ट द डिफिडेंट जुडिशियरी कुड डू, सबसे बड़ी बात, अधिक से अधिक, है ना, ये बेस्ट है। डिफिडेंट का मतलब जो कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट डिफिडेंट होता है। जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका। तो जिस न्यायपालिका को अपने पर विश्वास नहीं था, कहने का मतलब इसने सरकार के द्वारा कहे गए शब्दों पर विश्वास करके इनके खिलाफ मतलब पूरा कंटिन्यूअसली यातनाएं इनको दी गई। तो ये जो जुडिशरी है, ये सबसे अधिक से अधिक क्या कर पाई? कुड डू, कर सकी, फॉर हिम, उनके लिए। वो क्या था? वो ये था का स्पेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। स्पेल का मतलब पीरियड बताया था मैंने, कि इनको कुछ समय हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। इवन एज का मतलब होता है वाइल। जब दो एक्शन साथ साथ में होते हैं उसके लिए आप इवन एज भी लगा सकते हैं और वाइल भी लगा सकते हैं, है ना। किस दौरान? कि जो ऑक्टोजेनेरियन है, ऑक्टोजेनेरियन उस व्यक्ति को बोला जाता है जिसकी आयु 80 से 89 वर्ष के बीच की है, ठीक है।
80 से 89 वर्ष के बीच की आयु को बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो 84 वर्ष के थे, जो कि बताया था 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्लीड का मतलब याचना करना है, बिसीच करना है, रिक्वेस्ट करना है। दैट, अब देखो ये आपका सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड का मतलब होता है भी कोई रिक्वेस्ट हो, कोई विश हो, ठीक है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी डिमांड हो, कोई भी आप इस तरह की चीज़ें हो और आगे आपको फिर दैट लगा के दे रखा हो, तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको तो बेयर इन्फिनिटिव V0 बेस फॉर्म क्रिया की वो लगानी होती है। तो यहाँ देखो ही के साथ वैसे तो इज लगता है, लेकिन बेस फॉर्म क्रिया के उस रूप को कहा जाता है जिसके साथ में हम जनरली ING लगा सकते हैं। तो देखो इज में ING नहीं लगता, लेकिन बी में लगता है ING। तो ये सब्जेक्टिव मूड दे रखा है आपको। दी बेस्ट इसलिए है क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव द का प्रयोग है। तो सब अधिक से अधिक जो डिफिडेंट जुडिशरी थी, जुडिशरी न्यायपालिका को बोलते हैं डिफिडेंट, मतलब नॉट कॉन्फिडेंट है। तो जो कॉन्फिडेंट जुडिशरी नहीं थी ना, वो सबसे अधिक से अधिक क्या कर पाई उनके लिए, वो ये कर पाई, तो ये कर पाई क्या, हॉस्पिटलाइजेशन का एक पीरियड उन्होंने दे दिया, इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। साथ साथ में यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो 84 वर्ष के शख्स थे, इन्होंने यहाँ पे निवेदन किया कि उनको दिया जाए क्या, इंटरिम बेल। इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल, लिख सकते हैं, प्रोविजनल कह सकते हो, टेम्परेरी कह सकते हो, कि इन्होंने मांग की थी कि इनको अस्थायी रूप से जमानत दे दी जाए। किस लिए, ताकि वो अपने मित्रों के साथ रह सके, और अलाउड टू डाई इन प्रिजन, या फिर उनको अनुमति दे दी जाए कि वो जेल में ही मर जाए। ठीक है, तो द बेस्ट द डिफिडेंट जुडिशरी कुड डू, द डिफिडेंट जुडिशरी जो है इसकी वर्ब तो कुड डू है, और ये जो पूरी कहानी है द बेस्ट द डिफिडेंट जुडिशरी कुड डू, इस पूरे क्लोज के लिए वॉज दे रखा है। ठीक है, फिर आगे देखिए, द बॉम्बे हाई कोर्ट डिड इश्यू नोटिस। ये डू डज और डिड जब आप मैन वर्ब से पहले लगाते हो, इसका मतलब आप इम्फेसाइज करना चाहते हो। जैसे मैं कहूं आई डू स्पीक इंग्लिश, तो मैं अंग्रेजी बोलता तो हूं, इसका मतलब कुछ यहां पे कसर है, कुछ आप आगे कहना चाहते हो। वैसा ही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पे नोटिस तो जारी कर दिया ऑन हिज बेल पिटीशन, उनकी जो जमानत याचिका थी उसको लेकर, ऑब्जर्विंग दैट, ऑब्जर्विंग का मतलब ये ऑब्जर्व करते हुए, ये मानते हुए, ऑब्जर्विंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट की ही वॉज एंटाइटल्ड टू बेल, कि वो हकदार हैं। एंटाइटल्ड में टू लगेगा, एंटाइटल्ड टू का मतलब हकदार होना, कि उनको हक है जमानत मिलने का। बट हिज एंड केम इन हॉस्पिटल, लेकिन उनका अंत जो है वो एक हॉस्पिटल में आया। इवन बिफोर द मैटर कुड बी टेकन अप फॉर फाइनल डिस्पोजल, किससे पहले, उससे भी पहले कि ये जो मैटर है वो टेकन अप का मतलब अपनाना है ना, फॉर फाइनल डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब सेटलमेंट, कि अंतिम इसका निपटारा होता है इस मैटर का, उससे पहले तो उनका देहांत हो गया। समझ रहे हो, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है, मैंने कहा था ना कि स्ट्रेस डालने के लिए, तो कुछ यहाँ पे बात थी, इसलिए यहाँ पे डिड का प्रयोग इश्यू से पहले किया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस तो जारी कर दिया था उनकी बेल पिटीशन को लेकर, ये ऑब्जर्व करते हुए कि भाई वो जमानत के हकदार थे, लेकिन उनका एंड जो है वो एक हॉस्पिटल में आया। इवन बिफोर द मैटर कुड बी टेकन अप फॉर फाइनल डिस्पोजल, किससे पहले, इससे पहले कि मैटर जो है वो अंतिम निपटारे के लिए टेकअप मतलब कोई मामला अपने हाथ में लेना, तो ये मामला अपने हाथ में लेके निपटारा इसका होता, उससे पहले तो उनका अंत आ गया। मच ऑफ द ब्लेम एंड अकाउंटेबिलिटी, तो अधिक से अधिक ब्लेम का मतलब दोष, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी, फॉर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के लिए, शुड भी होनी चाहिए ऑन द NIA, ये होता नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि उन जो ब्लेम है और अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, किसके लिए, उनकी मृत्यु के लिए। तो किसको जिम्मेदार ठहराएं उनकी मृत्यु के लिए, तो अधिक से अधिक ब्लेम डालना चाहिए, जवाबदेही तय करनी चाहिए, किस पर होनी चाहिए, NIA पर, इस पर। अब ये NIA के बारे में दे रखा है कि विच परवर्सली अपोज्ड इज रिलीज, जिस NIA ने, परवर्सली का मतलब रॉन्गली या अनएक्सपेक्टेडली, गलत तरीके से या फिर ऐसी आशा नहीं थी, उस तरीके से इसने क्या किया, उनके रिलीज को, मतलब जेल से बाहर निकलने को इसने अपोज किया था, विरोध किया था। और दूसरा किस पर डाल दें, कोर्ट पर। कोर्ट ने क्या किया था, विच कुड हैव ग्रांटेड इंटरिम बेल वीक्स अर्लियर, ये कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हो, इसका मतलब ऐसा कर सकते थे, ऐसा हो सकता था। तो वो कोर्ट जो कि उनको अंतरिम जमानत दे सकता था वीक्स अर्लियर, काफी सप्ताह पहले, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। समझ रहे हो, तो ब्लेम और अकाउंटेबिलिटी किस पर होनी चाहिए, NIA पर। तो मच ये जो है ये इसकी एक एक्सटेंट बता रहा है, लेवल बता रहा है कि कितना ब्लेम डाल दें, कितनी जवाबदेही तय कर दें। तो अधिक से अधिक जवाबदेही, अधिक से अधिक ब्लेम डाल देना चाहिए, शुड भी इसकी वर्ब है NIA पर। NIA के बारे में बता रखा है कि जिसने क्या किया, उनके रिलीज को अपोज किया था और गलत तरीके से अपोज किया था, परवर्सली यहाँ पे एडवर्ब है। और कोर्ट पर तय कर दो, जो कि अंतरिम जमानत उनको सप्ताह पहले भी दे सकता था लेकिन नहीं दी।
इट वॉज फेयरली ऑब्वियस, तो ये बिल्कुल स्पष्ट था। फेयरली ऑब्वियस, ऑब्वियस यहाँ पे एडजेक्टिव है भाई, ठीक है। क्लियर को बोलते हैं, एपेरेंट को बोलते हैं। फेयरली एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। फेयरली यहाँ पे आपको बता रहा है कि अनुपातिक रूप से स्पष्ट था, ये कहने का मतलब ये है। तो ये स्पष्ट था दैट इज प्रिजन स्टे, कि जो उनका प्रिजन में स्टे रहा, जेल में वो रहे, स्पेशली ड्यूरिंग द पेंडेमिक, विशेष करके किस दौरान, इस पेंडेमिक के दौरान, वॉज डेट्रीमेंटल। तो ये जो स्टे था ये डेट्रीमेंटल था। मैंने कहा था डेट्रीमेंटल में टू लगेगा। किसके लिए डेट्रीमेंटल था? डेट्रीमेंटल होता क्या है? इंजूरियस होता है, हार्मफुल होता है, डिलेटेरियस होता है। तो ये डेट्रीमेंटल था किसके लिए? उनकी वेलबींग, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि उनका जो प्रिजन में स्टे रहा तो इट की वर्ब वॉज है, हिज प्रिजन स्टे है वो डेट्रीमेंटल था तो वॉज इसकी वर्ब है। किसके लिए? उनके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली। अ गुड 2 months, अब गुड का मतलब ये इंफेसाइज करने, वैसे गुड एडजेक्टिव है और इसका प्रयोग यहां पे इंफेसाइज करने के लिए किया गया है कि काफी एक कह सकते हो कि 2 महीने बड़ा समय है ना, 2 महीने का टाइम बहुत बड़ा है, ऐसा कहने के लिए गुड का प्रयोग इसने किया। तो 2 महीने इलेप्स का मतलब बीत गए, स्पेंड हो गए, है ना, बिटवीन द हाई कोर्ट सीकिंग द एनआईए's रेस्पॉन्स। किसके बीच में बीत गए? कि एक तरफ हाई कोर्ट जो है वो चाह रहा था, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, डिमांड करना, एनआईए की प्रतिक्रिया चाह रहा था टू हिज बेल प्ली। प्ली का मतलब याचिका होती है, इसको पढ़ते प्ली है, प्लिया नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनकी जमानत याचिका का प्रत्युत्तर चाह रहा था एनआईए से हाई कोर्ट, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड हिज डेथ, है ना। किस आधार पर? मेडिकल ग्राउंड्स एंड हिज डेथ, मतलब मेडिकल ग्राउंड्स कहने का मतलब कि भी उनका स्वास्थ्य कैसा है इस आधार पर, और हिज डेथ, और उनकी मृत्यु ना हो जाए इस बीच में, ये बिटवीन इसीलिए आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 महीने पूरे 2 महीने यहां पे बीत गए इन 2 चीजों के बीच में। किसके बीच में? उनके मेडिकल ग्राउंड्स और डेथ के बीच, ठीक है। तो इस पर यहां पे हाई कोर्ट चाह रहा था कि एनआईए रेस्पॉन्स दे उनकी जमानत याचिका को लेकर, लेकिन इस रेस्पॉन्स दिया नहीं। द सेम कोर्ट हैड इंटरवीन, सेम कोर्ट का मतलब कौन हो गया? ये यहां पे हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो सेम कोर्ट जो है इसने हस्तक्षेप किया था। इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफेयर करना, ठीक है। इसने हस्तक्षेप किया था किस लिए? ग्रांट मतलब स्वीकार करना, इंटरिम बेल मतलब जमानत याचिका, और कैसी? अस्थायी जमानत याचिका। किसको? वारावारा राव नाम के व्यक्ति को। ये कौन थे? ये एक और एल्डरली को एक्यूज थे। को एक्यूज का मतलब सह अपराधी, को लग गया मतलब सह हो गया, एक्यूज का अपराधी। अनदर एक और, एल्डरली का मतलब वृद्ध, ये यहां पे एडजेक्टिव है एल्डरली, ठीक है। तो इसी कोर्ट ने क्या किया था? वारावारा राव नाम के आदमी जो कि सह अभियुक्त थे, इनको जमानत याचिका देने के लिए इन्होंने हस्तक्षेप किया था। होल्डिंग दैट, ये पाते हुए कि बेल कैन बी ग्रांटेड, कि जमानत दी जा सकती है, ये पैसिव वॉइस है, कैन बी ग्रांटेड, प्योरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिकनेस। किसके आधार पर? सिकनेस के ग्राउंड्स के आधार पर। प्योरली का मतलब पूरे शुद्ध तरीके से, पूरी तरीके से। ग्राउंड्स का मतलब आधार, सिकनेस मतलब बीमारी, एडवांस्ड एज का मतलब हो गया वृद्धावस्था आ रही थी, एडवांस्ड एज का मतलब ये है। इन्फर्मिटी का मतलब वीकनेस होता है ना, कमजोरी को, शरीर में कमजोरी को फ्रेलिटी, इन्फर्मिटी कह सकते हो। देखो फर्म का मतलब दृढ़ होता है, अगर दृढ़ता खत्म हो जाए तो इनफर्म बन जाता है, ठीक है, तो वो अशक्त हो जाता है। हेल्थ कंडीशन मतलब स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां, ठीक है। स्पेशली विशेष करके इफ इनकार्सरेशन अमाउंटेड टू एंडेंजरिंग लाइफ, विशेष करके तब जब ये जो इनकार्सरेशन है, जो जेल है, इम्प्रिजनमेंट को बोलते हैं इनकार्सरेशन, यदि ये बराबर हो, अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, यदि ये बराबर हो किसके? एंडेंजरिंग लाइफ, जीवन को खतरे में डालने के। अमाउंटेड टू एक फ्रेज है भाई, ये कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जहां पे टू होता है लेकिन उसके बाद में आईएनजी लगाते हैं, क्योंकि टू के बाद में V0 तभी लगा सकते हैं जब आपको दे रखा हो इन्फिनिटिव केस। इन्फिनिटिव क्या होता है? किसी उद्देश्य के लिए बताने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे उद्देश्य तो है नहीं, इन्फिनिटिव तो है नहीं, इसलिए अमाउंटेड टू में लग गया आईएनजी फॉर्म। ये कुछ फ्रेजेस हैं, निश्चित हैं, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, एवर्स टू, प्रॉन टू, या बी के साथ में यूज टू या एडिक्टेड टू, ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ में आईएनजी लगता है, ध्यान रखेंगे आप। एंडेंजर का मतलब खतरे में डालना होता है, फिर समझना। तो यहां पे इसी कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था वारावारा राव नाम के आदमी को, जो कि एक और सह अभियुक्त थे, इनको जमानत याचिका देने के लिए कहा था। होल्डिंग दैट, ये निर्णय देते हुए, होल्ड का मतलब निर्णय देना भी होता है, ये निर्णय देते हुए कि जमानत जो है वो स्वीकार की जा सकती है। किस आधार पर? बीमारी के आधार पर, एडवांस्ड एज के आधार पर, इन्फर्मिटी के आधार पर और हेल्थ कंडीशंस के आधार पर, और विशेष करके तब जब जो कैद है वो बराबर हो किसके? एंडेंजरिंग लाइफ के। यदि कैद में रहने से जीवन को खतरा है तो ऐसा हो सकता है।
इट इज सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनल फेलियर। अब लेखक कह रहा है कि ये तो पूरा सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, मतलब सिस्टम की फेलियर है ये तो, है ना। दैट की अनदर अंडर ट्रायल प्लेस्ड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, तो ये तो सिस्टम की फेलियर है, ये असफलता है कि एक और अंडर ट्रायल प्लेस्ड, मतलब एक और मुकदमा जो है वो यहां पे आया, ऐसे ही परिस्थितियों में डिड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ हिज ह्यूमन अप्रोच, लेकिन इस दयालुतापूर्ण अप्रोच का उसको लाभ नहीं मिला। वारा वारा राव को लाभ मिल गया लेकिन इस व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, इनका देहांत हो जाता है, तो इस सिस्टम का फेलियर है। इट की वर्ब इज है। अनदर अंडर ट्रायल है, ये मतलब हो गया जिसमें मुकदमा चल रहा था, प्लेस्ड इसकी वर्ब है। ह्यूमन का मतलब होता है काइंड, जेनरस, है ना। तो एक और, मतलब एक और ऐसा मुकदमा आया, सेम परिस्थितियां हैं लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाती है, इस दयालुतापूर्ण अप्रोच का लाभ नहीं मिल पाता है। ए पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन, अब ये ऊपर दे रखा था वही बात दे रखी है, जो ऊपर आपको दे रखा था वैसा का वैसा ही यहां पे दे रखा है। क्या कहना चाह रहा है? ए पैटर्न ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन, ये जो पैटर्न है किसका? इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब दमन, कि भी एक सिस्टम दबा रहा है किसी को, तो इसका जो पैटर्न है वो देखा जा सकता है, कैन बी सीन पैसिव है, इन द इवेंट्स, इन घटनाओं में। घटनाएं कौन सी, कहां तक? देखो, फ्रॉम द डिनाइल ऑफ ए सिपर, सिपर होता है सिप करने वाला होता है ना, पाइप जैसे एक स्ट्रॉ होता है। कई बार वृद्ध व्यक्ति हैं वो कुछ खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, तो स्ट्रॉ से बच्चे और वृद्ध दोनों के लिए सिप का यूज करते हैं, वैसे सिपर है। तो इनको मना कर दिया गया क्या, कि इनको सिपर नहीं दिया जाएगा। इन जेल टू हिज डेथ वाइल इन कस्टडी, मतलब जब तक ये मरे तब तक इनको सिपर नहीं दिया गया, कस्टडी में, कारावास में। वाइल इन कस्टडी जब ये कारावास में थे तब। टू लार्जर इश्यूज हेयर आर द क्वेश्चनेबल, दो और बड़े मुद्दे, लार्जर डिग्री कंपैरेटिव हो गई, दो और बड़े मुद्दे यहां पर क्वेश्चनेबल हैं, मतलब जिन पर प्रश्न उठाना जरूरी है। क्वेश्चनेबल, लीगलिटी ऑफ द बेल डिनाइंग फीचर, लीगलिटी का मतलब वैधता, वैलिडिटी किसकी? बेल डिनाइंग फीचर, फीचर का मतलब विशेषता, बेल डिनाइंग का मतलब जिस जमानत के लिए आपने जो मना कर दिया वो जो विशेषता है। ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, किसका? इस अधिनियम का। यह अधिनियम कौन सा है? अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने संबंधी अधिनियम है। जहां पर भी एक्ट आएगा वहां पे द का प्रयोग करेंगे। एंड द वैलिडिटी ऑफ द भीमा कोरेगांव केस इटसेल्फ, और यहां तक कि भीमा कोरेगांव केस खुद भी क्या यहां पे वैलिड था इस चीज को लेकर। इटसेल्फ यहां पे आ रहा है इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में। जब आपको सेल्फ वाला पार्ट सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, जब ये वर्ब के बाद में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दो और बड़े मुद्दे यहां पर क्वेश्चनेबल हैं, ठीक है। पहली चीज तो क्या है कि क्या ये जो बेल डिनाइंग फीचर है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का, तो क्या ये लीगल है, ठीक है। दूसरा, ये भीमा कोरेगांव केस खुद वैलिड था क्या, सही था क्या। आगे कह रहा है इट इज टाइम, याद रखें, इट इज टाइम हो या इट इज अबाउट टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, ये तीन चीजें याद रखें। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम, इन तीनों के साथ में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं ग्रामर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इन तीनों के साथ में आप लगाएंगे सेकंड फॉर्म। जबकि दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम ऐसा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म नोट कर लीजिएगा। तो इट इज टाइम, तो देखो सेकंड फॉर्म लगा रखी है एग्जामिन्ड। तो अब ये समय आ गया था कि भाई इट इज टाइम का मतलब ये एम्फसाइज कर रहा है कि इसको ऐसा कर देना चाहिए था कि हायर जुडिशरी, उच्च न्यायपालिका जो है वो इनकी जांच करती, है ना। समय तो ये था, मतलब कह रहा है कि जरूरी था कि यहाँ पे हायर जुडिशरी जो है वो इन चीज़ों की जांच करती, स्पेशली विशेष करके द अटेम्प्ट टू लिंक अ सिंपल केस, जो यहाँ पे प्रयास किया गया कि एक सिंपल सा केस था, और वो सिंपल सा केस कहाँ से आया था, वो आया था एक वायलेंस से उत्पन्न हुआ था। वायलेंस, हिंसा, अराइज आउट का मतलब इससे उत्पन्न हुआ था, इमर्ज हुआ था। अ डे आफ्टर द एल्गार परिषद, किसके बाद में? एक दिन के बाद, जो एल्गार परिषद, एल्गार परिषद क्या था? अ कमेमोरेटिव इवेंट हेल्ड इन पुणे, ये एक संस्मरण की घटना थी, मतलब यहाँ पे लोग किसी संस्मरण के लिए, कुछ याद करने के लिए इकट्ठा हुए थे। कमेमोरेटिव का मतलब होता है याद करने के लिए, जो कहाँ पे आयोजित किया गया था? पुणे में। एंड एन एलेज्ड माओइस्ट प्लॉट, और यहाँ पे एक तथाकथित, एलेज्ड का मतलब परपर्टेड होता है, तथाकथित होता है, माओइस्ट षड्यंत्र जो है, इन्वॉल्विंग लॉयर्स, उसमें वकील भी शामिल थे, एक्टिविस्ट शामिल थे, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो काम करते हैं वो लोग शामिल थे, है ना। इन चीज़ों को लिंक करने की काम किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे ये सही समय ये है कि भाई हायर जुडिशरी जो है वो इन चीज़ों की जाँच करती। विशेष करके जो प्रयास किया जा रहा है कि एक सिंपल केस, वो सिंपल केस कहाँ से आया था कि एल्गार परिषद हुई थी और कमेमोरेटिव इवेंट था ये, जो पुणे में आयोजित हुआ था। इसके कारण जो यहाँ पे केस उत्पन्न हुआ वो, और यहाँ एक माओइस्ट प्लॉट जिसके अंदर ये सब शामिल थे,
इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसकी जांच होती। टू मेक मैटर्स वर्स, तो कह रहा है कि और भी ज्यादा बदतर करने वाली कहानी, और भी ज्यादा खराब करने वाली कहानी क्या है, क्रेडिबल रिपोर्ट्स की जो विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं, क्रेडिबल का मतलब विश्वास, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, दैट की सम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कि कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, गैदर्ड इन दिस केस, जो इस केस में इकट्ठा किए गए, कुड हैव बीन प्लांटेड, तो हो सकता था कि इनको प्लांट किया गया हो, इनको बनाया गया हो, रिमोटली, दूर दराज कहीं से, रिमोटली मतलब दूर क्षेत्र को बोलते हैं, मालवेयर, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, मालवेयर का प्रयोग करके, वर नेवर इन्वेस्टिगेटेड, इनका कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। कहने का मतलब यहां पे कह रहा है कि और भी ज्यादा बदतर काम इस केस में यह है कि जो क्रेडिबल रिपोर्ट्स, जो विश्वसनीय रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट क्या थी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि इस केस में इकट्ठा किए गए, अब ये रिपोर्ट ये थी कि यहाँ पे हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मतलब वीडियो फुटेज दिखाए गए, कुछ ऑडियो क्लिप सुनाई गई, ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं। एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनको हो सकता था कि कहीं मालवेयर से प्रोड्यूस किया गया हो, ऐसी रिपोर्ट्स थी, लेकिन इन रिपोर्ट्स को कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। तो सम की जो वर्ब है वो तो यहाँ पे कुड हैव बीन प्लांटेड है, पैसिव वॉइस है, और क्रेडिबल रिपोर्ट्स की वर्ब है वो वर इन्वेस्टिगेटेड है, नेवर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड फॉर, मांग, किसकी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, किसके लिए, फादर स्वामीज डेथ, ये फादर के लिए यूज करते हैं, टाइटल लगता है जो भी रोमन कैथोलिक, जो भी क्रिश्चियन प्रिस्ट होते हैं उनके लिए। रिंग्स पेनफुली ट्रू, तो जो कॉल फॉर अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे जो जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने वाली बात है ना इनकी डेथ की, रिंग्स पेनफुली ट्रू, रिंग का मतलब घंटी बजना होता है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये दर्दनाक तरीके से सत्य है कि यहाँ पे डिमांड तो होनी ही चाहिए कि जवाबदेही तय हो, तो ये चीज जो है वो दर्दनाक तरीके से सत्य है। ट्रू यहाँ पे एडजेक्टिव है, पेनफुली यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये तो हुआ आज के इस एडिटोरियल में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको फाइनेंशियल न्यूज के जो टर्म्स हैं वो समझ में आ जाएं। तो देखिएगा, इन अ पोटेंशियल बूस्ट, पोटेंशियल का मतलब संभावित, बूस्ट का मतलब बढ़ोतरी, किसमें, कंजम्पशन, उपभोग में, अहेड ऑफ का मतलब पहले, अहेड में ऑफ लगता है फेस्टिवल सीजन, तो फेस्टिवल सीजन आएगा उससे पहले यहाँ पे कंजम्पशन में हो सकता है बढ़ोतरी हो, ऐसी संभावना है। इसके चलते यूनियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और पेंशनर्स हैं, विल लाइकली सी, वो संभवतया देखेंगे, देयर इम्यूल्यूमेंट्स, इम्यूल्यूमेंट्स का मतलब बताया था कि कोई भी पेमेंट है ना वो अपने भुगतान में देखेंगे राइज, इफेक्टिव फ्रॉम कर दो इसको जुलाई 1, जो लागू कब से होगा, 1 जुलाई से, ठीक है। तो ये देखते हुए एक संभावित ऐसा लग रहा है सरकार को कि फेस्टिवल सीजन से पहले कंजम्पशन जो है बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए यूनियन जो एम्प्लॉइज हैं और पेंशनर्स हैं उनको 1 जुलाई से यहाँ पे संभावना है कि उनको इमोल्यूमेंट्स में राइज देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। थैंक्स टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कहें कि इसके कारण ऐसा हुआ, और ये किस कारण से होगा, बढ़ोतरी क्यों होगी इनकी, बढ़ोतरी इस कारण से कि लाइकली बिग हाइक, हाइक का मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ोतरी होती है, लाइकली मतलब पॉसिबली, क्योंकि यहां पे संभावना ये है कि डियरनेस अलाउंस, ये होता है महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ और महंगाई के समय राहत देने वाला जो भत्ता है वो बढ़ेगा, ठीक है। द मूव इज सीन, तो ये जो कदम है इसको देखा गया है, पैसिव वॉइस है, टू एनहांस देयर मंथली पे, तो इस मूव को ऐसे देख लीजिए कि ये बढ़ाएगा, एनहांस का मतलब बढ़ाना, उनका मंथली पे, किनका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनका, पेंशनर्स का 3000 से लेकर 30,000 तक, डिपेंडिंग ऑन द पे स्केल्स, वो पे स्केल डिपेंड करता है, 3000 से 30,000 तक पैसा बढ़ जाएगा, पे स्केल पे डिपेंड करता है वो। द DADR हाइक, ये जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ है इसमें जो बढ़ोतरी है, अब प्रोस्पेक्टिव एक्यूमुलेशन, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है एक संभावित, एक्यूमुलेशन का मतलब संचय होता है, ठीक है, मतलब इकट्ठा होना, ड्यू टू रिस्टोरेशन, और ये इकट्ठा क्यों हुआ, कारण था क्योंकि यहाँ पे 3 तो फ्रोजन इंस्टॉलमेंट्स है, फ्रोजन का मतलब जमा हुआ होता है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट जो नहीं दी गई है वो, एंड जुलाई इंस्टॉलमेंट, और जुलाई की इंस्टॉलमेंट और हो गई, ठीक है। विल टेक DADR अलाउंस रेट, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से DADR अलाउंस रेट जो है वो चली जाएगी कितनी, 30% तक, कहां से, अभी 17% तक है, बेसिक पे या पेंशन का 17% मिलता है, एग्जिस्टिंग रेट ये है, मतलब वर्तमान में ये रेट है, एग्जिस्टिंग का मतलब एक्सटेंट होता है, वर्तमान में करंट कह सकते हो, है ना, इससे बढ़कर 30% हो जाएगी, विच रेंजेस फ्रॉम, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये 23,000 एंट्री लेवल में, शुरुआत में 23,000 से लेकर और 2,25,000 टॉप लेवल तक इतना पैसा देना पड़ेगा,
फिर समझ लेना कि DA/DR हाइक जो है, जो एक प्रोस्पेक्टिव एक्यूमुलेशन है, एक संभावित जो संचय है पैसों का, किस कारण से, क्योंकि 3 तो इंस्टॉलमेंट दी नहीं, जुलाई इंस्टॉलमेंट भी रह गई, तो ये जो है वो DA/DR अलाउंस को कहां तक ले जाएगा, तो DA/DR जो हाइक है उसको ये ले जाएगा कहां तक, लगभग 30% तक। कहां से, जो वर्तमान में 17% है वहां से, ठीक है। और 17% किसका, बेसिक पे या पेंशन का। तो इसका मतलब ये रेंज कहां से कहां तक की है, तो ये रेंज है 23,000 शुरुआत से लेकर 2,25,000 टॉप लेवल तक। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में, समझ में सब कुछ आ गया होगा। जरूर से शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर करके जाएं। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।